खबर है मैं खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी, मेरे साथ मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। रन डाउन पहले खिदमत में पेश करते हैं, फिर मेहमानों का तारफ़ करवाएंगे। 20% टैक्स का मुतालबा कर रहा है। अपना हरमूज़ को दोबारा से ब्लॉक कर दिया है। एक अजीब व गरीब सिचुएशन है। इट सीम्स मिस्टर ट्रंप हैज़ टेकन लीव ऑफ हिज सेंसेस, क्योंकि इसको बंद तो सिर्फ ईरान कर सकता है और उसने ये बंद कर रखी है। और यही सबसे बड़ा एक नुकसान था वेस्ट के लिए और उसके लिए। मगर वो और फिर अरब ममालिक जो हैं, फ़िलहाल तो उन्होंने ये कहा है कि वो कोई टैक्स वगैरह शायद नहीं देंगे। मगर मामला ये है कि फिर हम बैक टू स्क्वायर वन पर आ चुके हैं। इस पे बात होगी। अमेरिका क्या अंदर जिसे कहते हैं बूट ऑन द ग्राउंड लेके जाएगा, विच विल लोग कह रहे हैं कि ये एक कॉलोसल जो है एक मिस्टेक होगी या ब्लंडर होगा। एंड तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। उधर सऊदी अरब और हौसियों के दरमियान भी एक हल्का फुल्का एक सिलसिला चला है, मगर ये बड़ा डेंजरस है और हमारे लिए ये बड़ा सेंसिटिव भी है। इस पर बात करेंगे। जंग की वजह से बैटल नायाब होने की कहानियाँ सुन रहे हैं। एक और बहुत बड़ी स्टोरी जो आज एक खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी, एक और बहुत बड़ी जंग। इस जंग के साए तले ट्रेड वॉर शुरू हो रही है और वो ट्रेड वॉर है कि इसे एक नया नाम दिया जा रहा है, डी रिस्क या डी रिस्किंग। डी रिस्किंग का मतलब ये है कि यूरोप अब अपने आप को दूर कर रहा है जो एक इररिस्पॉन्सिबल किस्म के जो हम एस्टैब्लिश देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में, तो वो अब अलग अलायंसेस बन रहे हैं। ये अलायंसेस क्या हैं, किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस कर रहा है अमेरिका को से यूरोप, कनाडा, इवन इंडिया। इस पे हम बात करेंगे। बड़ी डिटेल स्टोरी आई है आज, इस पर गुफ्तगू होगी। और एक और मौलाना फजल रहमान साहब के जो करीबी साथी हैं उन्हें आज एक उम्र कैद की सज़ा दी गई है। तो ये क्या मामला है। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ हैं अब्दुल्ला गुल, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपका भी। जल साहब ये जो अब वो कह रहे हैं कि जी मैंने ब्लॉकेड कर दिया है, 20% मैं लूँगा ना। वो ब्लॉक करने की ब्लॉक तो शायद वो एक हवाले से कर सकते हैं, मगर ब्लॉक इसको करना सेल्फ डिफीटिंग है अमेरिका बहादुर के लिए, वेस्ट के लिए। हम जानते हैं कि वहाँ कितना बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट, आज हम उसका जिक्र करेंगे, जो अमरीकी अवाम को देनी पड़ी, अमरीकी ख़जाने को देनी पड़ी। उनका टूरिज़्म कब क्या बना, ट्रेड वॉर शुरू हो रही है, दुनिया उनसे डिस्टेंस कर रही है। तो ये एक तो ये हमें फरमाइएगा कि ये क्या है, ये इसको हाउ कैन वी रैशनलाइज इट कि ये क्या कोई, जिस तरह आपने फरमाया 16 एजेंसीज उनको रिपोर्ट करती हैं, कोई उन्हें बताने वाला है, वो सुन नहीं पा रहे, या ही इज़ लिविंग इन अ पैरेलल यूनिवर्स, या क्या हुआ है। कुछ ज़हनी तौर पर भी कहा जा रहा है कि कुछ उनकी तबीयत नासाज है। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे जनाब जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम का साहब, मियाँ साहब और अब्दुल्ला गुल साहब और आपके ऑडियंस के लिए सबसे पहली बात तो ये कि जी हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ये जो रीट्रिगर हुआ है, हॉस्टिलिटीज़ जो हैं दोबारा शुरू हुई हैं, क्यों हुई हैं। मेरे ख़्याल में दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को अपीज़ कर रही हैं और क्लेम कर रही हैं कि वो विक्टोरियस हैं। अभी जो विक्टर होता है वो ऐसी हरकतें करता है। जब आप ईरान की तरफ देखते हैं तो ईरान, एक तो ये है कि उन्हें लगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये जो MOU हुआ है उसके बाद शायद उनके हाथ से निकल रही है, स्लिप अवे कर रही है, तो उन्होंने ये सारा जो एक्ट किया है उसको रिक्लेम करने के लिए अपनी अथॉरिटी को, अपनी डोमिनेशन को ऑन द स्ट्रेट। दूसरा ये है कि अगर आपको याद हो तो जब इमाम साहिब का वो जो आखिरी रसूमात हो रही थी, जनाजा हो रहा था, तो वहाँ पे लाल झंडे लहराए गए, वहाँ पे ये बातचीत हुई कि हमने बदला लेना है। तो ये उस तरीके से भी हो सकता है कि जी ये सारे एक्ट जो हैं डोमेस्टिक ऑडियंस को अपीज़ किया जा रहा है कि हम बदला ले रहे हैं। बट कतर को अटैक करना, KSA को अटैक करना, ओमान को अटैक करना, उन कंट्रीज़ को जो कि नेगोशिएटर हैं और पीस के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है ये कंपैरेटिवली अनवाइस मैं समझता हूँ। दूसरी बात, अभी ट्रंप साहब की तरफ आते हैं जो आप फरमा रहे थे। जो ट्रंप साहब हैं उनके पास एक्चुअली ऑप्शंस जो है महदूद हैं। महदूद इस सेंस में है कि पहली बात ये है कि उनके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर बड़ा है। कांग्रेस ने बिल पास कर दिया कि आप जंग में नहीं जा सकते जब तक आप हमसे अप्रूवल ना लें। सेकंड चीज़ ये है कि अमेरिका में उनकी अपनी रेटिंग और इज़राइल की रेटिंग जो है वो काफ़ी डाउन चली गई है और जा रही, और आगे इलेक्शंस भी हैं, तो इसीलिए ही वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस वॉर। और अभी उनको ये भी समझ आ गई है कि इस वॉर में उनको इज़राइल ने और नेतन्याहू ने इंड्यूस किया है, फंसाया है, तो वो से निकलना चाहते हैं।
दूसरी बात ये होगी कि जब ईरान ने ये एक्ट कर लिया तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए, ज़ाहिर है। तो अभी वो एक पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जो हमेशा ये क्लेम करते हैं कि हमारी मिलिट्री इज़ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने फिर पिछली दफ़ा, इफ़ यू रिमेंबर, जब हुआ था कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया था ईरान ने, तो उन्होंने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया था ईरान की बंदरगाहों का और ईरान को बिल्कुल चोक कर दिया। तो अभी ये उसी तरह की बात हो रही है कि रिंग ओवर रिंग कह लें कि अपना हॉर्मुज़ जो है ईरान कह रहे जी हम कंट्रोल करेंगे। अभी इन्होंने कहा जी फोर्सफुली हम करेंगे और हम उसमें से गुजरने की सर्विसेज चार्जेस भी लेंगे। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली होना ये है कि अगर ये दोनों कंट्रीज़ इसी तरह रहीं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगी। और जो आप फरमा रहे थे बड़ा एप्टली कि उसका जो नुकसान है सारी दुनिया को हो रहा है और अमेरिका को इटसेल्फ भी बहुत हो रहा है। अभी जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, मैं ये कहूँगा कि ईरान जो इंटरप्रेट कर रहा है जो शिकें हैं एमओयू की, वो तोड़ के या अलग-अलग कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब आप किसी एमओयू की बात करते हैं तो 1 टू 14 पॉइंट्स जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं और उसमें ये लिखा गया था कि 60 दिन तक आपने सब्र के साथ रहना है और आगे ये जो कॉन्क्रीट एग्रीमेंट में चेंज होगा तो उसके बाद फिर आगे कोई काम करेंगे। अभी ईरान जो है उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए बात ये है कि ईरान के लोगों के ऊपर पहले ही काफ़ी मुश्किलात थी, अभी मुश्किलात बढ़ जाएँगी। ईरान की डिपेंडेंस है ऑयल के ऊपर। पहले भी हम लोगों ने बात की कि उनकी जो कैपेसिटी है वो 4 मिलियन बैरल्स अ डे की है। जब 4 मिलियन बैरल्स अ डे या 3 पॉइंट समथिंग वो जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, जब वो नहीं होंगी तो उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगेगा। सेकेंडली उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं कि ब्रिजेस जो हैं अब्दुल्ला उनको गुल बहुत साहब, मैं अरसा आपकी तरफ लगता आता है हूँ। बिल्ड जनरल होने में। साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि अगर ये नाकाबंदी हो जाती है और आबनाए हरमुज़ जो है बंद हो जाती है तो इससे वही सिचुएशन हो जाएगी जो पहले थी। मैं आपको याद कराता हूँ सर, सदर ट्रंप के वो बयानात वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि ईरान एटम बम नहीं बना सकता। ईरान ने कहा हम नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अब जो ईरान है वो टॉल नहीं ले सकता और खुद कह दिया आपके मैं टाल लूंगा। अभी उन्होंने 20% का कह दिया है। चीन कहता है एक पाई भी नहीं दूंगा, रूस कहता है एक पाई भी नहीं दूंगा। जो ट्रंप है सर, क्या सिर्फ ये टॉल की लड़ाई है या वो मशरक़ वुस्ता में रहना चाहता है? हर सूरत वो रहना चाहता है ताकि मशरक़ वुस्ता में वो रहे और अनरेस्ट पैदा रहे और जो इजराइल है वो अपने मजमूम इरादे पूरे करता रहे। यहाँ तक वो कहते हैं कि 50,000 फौजी मेरे यहाँ पर हैं, वो धमकी दे रहे हैं। और साथ साथ खबरें ये भी हैं कि 50,000 और आ रहे हैं 1 लाख फौज के साथ। क्या वो ईरान पर हमला करना चाहते हैं? क्या वो ईरान की जो कहता है कि मैं फूड पर भी कब्जा करूंगा, तेल पर भी कब्जा करूंगा, ईरान के वसाइल पर भी कब्जा करूंगा, क्या वो कर सकते हैं ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, कारी साहब, जन साहब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन को भी। देखिए, जल साहब ने एक एंगल दिया है। एक एंगल ये है कि ये जगह टैक्स है, इसको कोई नहीं कबूल करेगा। बुनियादी तौर पे यही बात थी ना कि ईरान फ़ी लेगा तो ईरान का और 60 दिन तक नहीं लेगा, यही बात एमओयू के अंदर भी मौजूद है। तो अब ये 20% किस चक्कर में? पहली बात ये है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982 के मुताबिक अमेरिका की कोई ज्यूरिसडिक्शन और कोई तरीकाकार नहीं बनता। जंग दोबारा इसलिए शुरू हुई कि जो आपने हुर्मुज़ का अगर आप नक्शा देखें, तो जब वो ऊपर करके जब अगर वी को उल्टा कर दें, तो जो ऊपर वाली जगह है, उससे पीछे एक थोड़ा-सा लैंड भी है और लैंड के पीछे एक छोटे-सा तंग रास्ता है, जिधर से 2 जहाज़ इन्होंने पहले भी गुज़ारे थे और अभी सुपर टैंकर को इरा इरा जो कतर का था, वहाँ से गुज़ारना चाहते थे। नतीजा ये निकला कि वो जब वहाँ पहुँचा, तो उसके ऊपर वार्निंग शॉट्स इन्होंने की और प्रोजेक्टाइल से हमला किया ईरान ने और ये कहा कि जी आपने जो तयशुदा रूट्स थे उनको वायलेट किया और आप अल्टरनेट रूट निकाल के ये बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका की नीयत ख़राब है। और वो शुरू दिन से नीयत ख़राब थी, क्योंकि देखें जो एटम बम वाली बात है वो तो है ही फ़ज़ूल, क्योंकि 2025 में ओमान में ये बात तय हो गई थी कि 0% एनरिचमेंट के ऊपर आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमला 2 दफ़ा किया गया। फिर हुर्मुज़ की अगर बात
बात करें तो वो तो फील्ड मार्शल साहब ने खुलवा लिया था, फिर अमेरिका ने तब भी बदनीयती कहा। देखिए, असल मसला ये है कि लाख ट्रूप नहीं, ऐसा करें 3 लाख और ले आएँ। पहली बात ये है कि मिनिमम भी अगर उन्होंने ईरान से जंग लड़नी है तो उनको 5 लाख ट्रूप्स चाहिए और 5 लाख ट्रूप्स को ज़ाहिर है गर्मी के मौसम में तो लाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स होते हैं, वो बेचारे पिघल जाएँगे गर्मी के अंदर। फिर उसके बाद जो उनका हाल है वो एक और भी है मसला कि उनकी जो एरियल टेक्नोलॉजी है फ़ज़ाइया की, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, उनके बड़े-बड़े जहाज़ मारे जा चुके हैं। और फिर एक तीसरा इसमें पहलू ये है कि इससे वो सिर्फ़ अपने रीजन में प्रेज़ेंस शो करना चाहता है, क्योंकि अरब दुनिया उसके हाथ से निकलती जा रही है। उसको ये नज़र आ रहा है कि वो मिडल ईस्ट का बादशाह नहीं रहेगा और मिडल ईस्ट के अंदर जो उसने अपना एक सिपाही खड़ा किया था, इज़राइल की शक्ल में हव्वा बना के, उसको अब वहाँ तक महदूद होना पड़ेगा। इसलिए वो मिडल ईस्ट के रिसोर्सेज़ के ऊपर, उनके पैसे के ऊपर डाका डालना चाहता है और ये लीगलाइज़ डाका डालने के लिए 20% की बात करके डोनाल्ड ट्रंप के आप किस-किस बयान को याद कराएँगे मियाँ साहब? उसको तो खुद याद नहीं है। खन्नास बेचारे के आदमी के इस उम्र में भर जाता है, दिमाग में हो जाता है ये मसला। उसको इलाज की सख्त ज़रूरत है मेरे ख़्याल में। लेकिन इस सब के बावजूद अगर रियलिटीज़ के ऊपर देखा जाए, देखें जहाँ ईरान के ऊपर ये कहा जा रहा है, अब वो हुर्मुज़ के साथ-साथ अब बाब अल मंदब बंद होने जा रहा है। बाब अल मंदब अगर बंद हो गया, जो कि कम एक रास्ता है, तो फिर जो कोप ऑफ जो स्ट्रेट्स ऑफ गुड होप है, वहाँ से मामला जो है वो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा लंबा रूट, ज़्यादा केप ऑफ गुड होप सॉरी। तो जब वो ज़्यादा लंबा रूट और ज़्यादा टैरिफ्स में इज़ाफ़ा हो जाएगा, नतीजा ये होगा कि दुनिया की मईशत एक दफ़ा बिल्कुल जो है वो रुक जाएगी और ख़ास तौर पे सऊदी अरब को इसलिए अफ़ेक्ट करेगा क्योंकि 70% सऊदी अरब की तिजारत तमाम किस्म की वो इधर से ही बाब अल मंदब से गुज़रती है और हौसियों ने पहले भी ताकत का मुज़ाहिरा किया, अब भी वो बाकायदा बगावत कर गए हैं। और जिस तरह से उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया, महान एयर का जहाज़ जब हदीद बेस के ऊपर उतारा गया, पहले सना जाना था, सना में उन्होंने जो हुक्मरान फ़ौज थी उसने वहाँ फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वहाँ नहीं जा सके और फिर वो जाके वहाँ हदीद के ऊपर उतार लिया गया। ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है और इसका मकसद अमेरिका का दूसरा भी है। दूसरा मकसद ये है कि ये टू नेशन कॉन्फ्लिक्ट के बजाय मल्टी नेशन कॉन्फ्लिक्ट का डेवलप हो जाए, ताकि अरब दुनिया लड़ती रहे, ईरान के साथ इंगेज रहे और इज़राइल अपने मज़मूम मकासद पूरे करता रहे, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो लबनान हो या फिर अमेरिका की एम्बेसी यरूशलेम में खोलना इस बात की गमाज़ी करती है कि वो जो पीस प्रोसेस शुरू किया गया कि जी वो अल-कुद्स शरीफ कैपिटल होगा और 1967 से पहले वाले बॉर्डर होंगे, उसके ऊपर इज़राइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड पे बात होगी, वो तो बात ख़त्म हो गई क्योंकि अमेरिका ने यरूशलेम में एम्बेसी माइक हक्काबी ने खोल दी और इससे साबित हो गया कि अमेरिका ने तस्लीम कर लिया कि यरूशलेम तो उनका हिस्सा है। तो ये जो अब सूरत हाल बन रही है, ये अभी कंट्रोल से बाहर हो रही है। इसमें ठीक है कि इसके अंदर अच्छा, एक मैं माफ़ी अना चाहता का हूँ, भी एक मसले इंटरजेक्शन कर रहा हूँ अब्दुल्ला गुल साहब, क्योंकि एक बड़ी सेंसिटिविटी है हमारी और जल साहब मैं आपका इस पर भी टेक लूँगा और बाद में गुल साहब से भी पूछूंगा। हम नहीं चाह रहे कि ये मल्टीनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बने, हमारा इंटरेस्ट तो है, ईरान भी हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, हमारे मफादात जुड़े हुए हैं और सऊदी अरब की तो खैर कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप क्या देख रहे हैं जो हौसियों का और ये जो मामला छोटा मोटा हुआ है और हम एक ट्रीटी में भी हैं सऊदी अरब के साथ, तो ये बड़ा एक टाइट रोप है, कैसे देखते हैं जल साहब? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं असल में जब हूतीज़ की बात आती है तो हूतीज़ की बात से पहले मैं ज़रा एक चीज़ मुकम्मल कर लूँ जो पहले मैं कह रहा था ट्रंप जी जी। साहब का जो आपने पूछा था। बात ये कि वो जब कहते हैं ना मैं मोस्ट पावरफुल कंट्री और मोस्ट पावरफुल मिलिट्री का कमांडर इन चीफ हूँ, तो वो ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ईरान ने तो ब्लॉकेट किया या ईरान जो है वो कह रहा है आबनाए हुर्मुज़ हमारी है, तो वो काइंड ऑफ ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इस वजह से वहाँ पे जो सिचुएशन है ख़राब हो रही है। 20% तो मैं एग्री करता हूँ अब्दुल्ला गुल साहब से, कोई भी कंट्री शायद नहीं देगी। नाउ कमिंग ओवर टू हूतीज़ और ये जो सऊदी अरेबिया वाला है, मेरे ख़्याल में इसको हमें ज़रा थोड़ा डिफरेंटली व्यू करना चाहिए। एक तो बिल्कुल अपैरेंट है जी कि अच्छा अटैक हुआ और हूतीज़ जो हैं वो बाब अल मंदब जो हैं वो बंद कर देंगे, केप ऑफ गुड होप केप ऑफ गुड होप है या वो जो क्या कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका है,
उस एरिया में वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में ये भी हो सकता है कि ये एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो और ये ऐसे किया गया हो कि हूतीज़ के लिए एक कैसिस ब्लाय बने, एक रीज़न बने, एक बहाना बने कि वो बाब अल मंदब जो है उसको बंद कर दें। तो KSA मेरे ख़्याल में कभी भी ऐसा अमल नहीं करेगा। जितना मैं जानता हूँ सऊदी अरेबिया को और जितनी मेरी समझ है, एक बड़ी कंट्री है, उनके रिसोर्सेज़ बड़े हैं, उनके एडवाइज़र्स अच्छे हैं, वो मुख्तलिफ़ मुल्कों से भी एडवाइज़र्स लाए हुए हैं, पाकिस्तान के साथ उनका राब्ता रहता है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो खित्ते में जंग को बढ़ावा देने में कोई एक्ट करेंगे या ऐसा एक्ट करेंगे कि हूथीज़ जो हैं उनके ऊपर वो अटैक करें और यमन के अंदर चीज़ें जो हैं ख़राब हो जाएँ और उसके बाद बाब अल मंदब भी बंद हो जाए। तो ये ना उनको सूट करता है, ना इस खित्ते को सूट करता है। मेरा ख़्याल है इसको डिफरेंटली व्यू करना चाहिए और पाकिस्तान की और बाकी जो कंट्रीज़ के एफ़र्ट्स हैं कि सऊदी अरेबिया किसी तरह इन्वॉल्व ना हो यहाँ पे, वो कामयाब हों। लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा, जो खित्ते के ममालिक को इन्वॉल्व करना है, ज़ाहिर है ये इज़राइल का ड्रीम है कि जी ये इंस्टेबिलिटी बड़ा अरसा कंटिन्यू रहे, जैसे हम पहले भी बात करते रहे, और ये जंग इंस्टेबिलिटी सूट्स नॉन, बट इज़राइल के उनके जो ग्रैंड डिज़ाइंस हैं, जैसे आप फरमा रहे थे ग्रेटर इज़राइल वाले, वो भी पूरे होते रहें और इसी बहाने से वो इर्द गिर्द जो है इंच फॉरवर्ड करते रहें और जगहों को कब्जे में लेते रहें। लेकिन एट द सेम टाइम जो ईरान के एक्ट्स हैं इन कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करने, ऑल्दो वो कहते हैं कि ये अमेरिकन बेसिस हैं उन पे वो हमला कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम्स ये उन कंट्रीज़ जो हैं उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर भी अटैक है। तो ये भी एक ऐसा एक्ट है कि जिसकी वजह से एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि पूरा खित्ता जो है वो जंग की लपेट में आ जाए। तो मेरा ख़्याल है सब तरफ एक रैशनल तरीके से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि जो ईरान के एक्ट्स हैं उनको भी और अमेरिका के एक्ट्स हैं उनको भी, वरना ये तो इसी तरह नो वॉर नो पीस का जो सिलसिला चलता रहेगा और आगे जो है नुकसानात, मेरे ख़्याल में जो मैं कहना चाह रहा था पहले भी और अभी भी कहता हूँ कि ईरान को ज़्यादा नुकसान होगा। ऑल्दो इट इज़ अ रेज़िलिएंट नेशन, वो बर्दाश्त कर सकते हैं, वो खड़े हो सकते हैं, वो बहादुर कौम है, इकट्ठे हैं, यकजान हैं, बट बाय एंड ऑफ द डे अगर मटीरियलिस्टिकली इसको देखें, नंबर्स गेम में देखें, तो नुकसान जो है ईरान को भी काफ़ी ज़्यादा इस सारी डिस्टर्बेंस से होगा। अच्छा, एक बात और मैं जल साहब यानी मैं गुल साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक जो आर्ग्यूमेंट आया है और इसमें वेस्ट ने भी बहुत कुछ लिखा है, वो ये कि एक जो राय है और जो पासदारान इनकलाब में हार्ड लाइनर्स की राय है और जिनकी तरफ जनरल साहब ने जिक्र भी किया, जो सुर्ख झंडे हमें नजर आए वहाँ पे, वो ये था कि आर्ग्यूमेंट उनका ये है कि वो एक ब्रीदिंग स्पेस ले रहे थे, उनके जो आर्सनल डिप्लीट हुए थे, उसमें एक राय ईरान के अंदर कंसिडरेबल एक इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन ऑफ द स्टेट है या डीप स्टेट है, वो ये कहते हैं कि ये जब भी इनके पास असला होगा, ये अमन इनका यानी मतमा नज़र ही नहीं है, ये तो हमें हमारी डिसमेंबर करना चाहते हैं, चुनाचे इनको मौका ही ना दिया जाए और इनको नीज पर लाया जाए। ये एक राय है वहाँ पे जो फिलहाल लगता है प्रिवेल कर रही है। आई डोंट नो वेदर वो मेजॉरिटी में, वेस्ट क्लेम करता है कि 20% ऑफ दी 90 मिलियन लोग जो हैं, ये वो 900 मिलियन जितने भी हैं वहाँ पे, उसमें से 20% जो है हार्ड लाइनर पासदारान इनकलाब के साथ हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की गलत, ये सही रिपोर्ट है। आप इस आर्ग्यूमेंट को कितना वैलिड समझते हैं और क्या इस आर्ग्यूमेंट के साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी चाहिए ईरान को, या जो खातमाइट्स हैं या जो थोड़े हैं नर्म, वो दुरुस्त उनकी सोच है? गुल साहब। साहब देखें, नोबडी इज वाइजर देन द विक्टिम, और ईरान ने एक बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, ऑलमोस्ट 47-48 इयर्स, बड़ा टफ टाइम देखा, और वो एक पूरी जनरेशन इस जंग की और इस एंटी अमेरिकन सोच की पैदावार है। हाउएवर मेरा ख्याल है जंग कहीं भी कोई भी नहीं चाहता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर सोच मौजूद है, मुझे अच्छी तरीके से इल्म है कि वो कहते हैं कि जी ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज था अमेरिका की जानिब से, और मैं आपसे पहले भी ये जिक्र करता रहा कि ये स्ट्रेटेजिक पॉज है, क्योंकि अमेरिका के अपने देखिए ना, इस पूरे रीजन में इजराइल वाहिद उनका एसेट है। इसके अलावा तो अरब दुनिया को तो सिर्फ उन्होंने पैसा लूटने के लिए रखा हुआ है और अपना असला बेचने के लिए रखा हुआ है, बाकी तो किसी मकसद के लिए नहीं। हाउएवर सऊदी अरब के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। सऊदी अरब कभी भी जंग में अपने आप को एंगेज नहीं करना चाहता, और वो सऊदी अरब अगर करना होता, आप देखें G7 में ना जाने का मकसद ही
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का यही था कि जब अमेरिका ने उसको ऑपरेशन फ्रीडम में उनके इस्तेमाल करना चाहे बेसिस को और फजा को, तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके ऊपर अमेरिकन ने उनको जो इंटरसेप्टर मिसाइल थे वो देने से इनकार कर दिया। और यही वजह बननी थी कि उन्होंने यूक्रेनियन सदर ज़ेलेंस्की के साथ ड्यूरिंग द वॉर एरियल डिफेंस डील की थी। इसलिए सऊदी अरब का तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जाहिर है ईरान के जो असला है वो तकरीबन 30% डिप्लीट हुआ था अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक, और 40 डेज इसके अंदर लगे थे वॉर को। तो अभी 70% मौजूद है, उन्होंने मजीद भी प्रोडक्शन की होगी। हाउएवर मैं ये समझता हूं कि ईरान मस्ट गो न्यूक्लियर नाउ, क्योंकि अब तो ये बड़ा वाज़ेह नजर आ गया कि जब तक कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा तब तक उसके लिए मसाइल में इजाफा होता चला जाएगा। और ये भी एक हकीकत है कि अरब दुनिया के लिए अभी मईशत जो है वो नंबर 1 उनका प्रायोरिटी हो गई। जैसे यूएई है, टोटल 30% उनका एनएसआर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सेल है, 70% उनका हॉस्पिटैलिटी, एविएशन और दीगर टूरिज्म इंडस्ट्री और दीगर के ऊपर मौजूद है, जो कि इस टाइम पे जीरो होकर रह गई है। इसलिए ये सूरत हाल ज़्यादा देर अगर प्रिवेल की तो अमेरिका के अंदर जो $3.3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट का वादा अरब दुनिया की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के विजिट के दौरान किया गया था, वो उनको देना मुश्किल नामुमकिन हो जाएगा, वो मुमकिन ही नहीं है। हाउएवर ये बात दुरुस्त है कि इस टाइम पे जो हमले किए गए जो अरब दुनिया के ऊपर जीसीसी ममालिक के ऊपर, उनके पीछे हमें प्रोब करना बड़ा जरूरी है। और मेरे ख्याल है जो फील्ड मार्शल तुर्किया के दौरे पे गए हैं और जो एक रोजा ताजियती दौरा था शहबाज शरीफ साहब का, उसमें जाहिर है बातचीत तो होगी इस रीजन के हवाले से, लेकिन यहाँ ये याद जरूर रखें कि पाकिस्तान को बकायदा टेररिज्म के अंदर इंगेज किया गया है। एक तरफ तहकीकात करना बहुत जरूरी है। सर मैं इसी बात को आपकी तरफ दोबारा जो है वो लेके आता हूं, क्योंकि अभी ईरान के मिसाइल की बात हो रही थी। क्या ईरान में जब अमेरिका आया था तो रजीम चेंज के लिए आया था, रजीम चेंज ना हो सकी, लेकिन उन्होंने अब आज खबर आई है और बड़ी चौंका देने वाली खबर है कि साबिक सदर अहमद नयाद जो हैं वो उनको मिल गए थे मुतबादल क़यादत के तौर पर। क्या अभी भी ईरान में ऐसी मुतबादल क़यादतें मौजूद हैं जो रजीम को ख़त्म कर सकती हैं, या ऐसा खदशा मौजूद है? दूसरी बात सर, आज बड़ा सवाल जो है वो घूम रहा है पूरी दुनिया में कि मुज्तबा खामनाई साहब कहाँ हैं, वो किस हाल में हैं, वो ये बहुत आलमी मीडिया पर जो है वो सामने आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सामने नहीं आ रहे या कोई और मसला है? मियां साहब देखें, पहली बात यह है कि महमूद अहमदी निजात साहब जो हैं वो बिल्कुल एक बड़े मजबूत आदमी है। मैं उनके साथ जाती तौर पे मैं उनको जानता हूं, उनसे कई मेरी मुलाकातें रहीं, लेकिन वो कभी भी किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो भी अमेरिका के लिए सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो आप बिल्कुल काटा लगा दें। अब जो दूसरी जानिब है वो आपने अवाम का रद्द अमल देख लिया। हाँ, आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत ना होती तो ईरान का अमेरिका अपने मकासद में कामयाब हो गया होता, लेकिन वो जो खून है शहादत का वो उसको नाकाम कर गया। अब जो आपने अवाम का जम्मे गफीर देख लिया, इसलिए मेरे ख्याल में ये बात तो कहना ही गलत है। तीसरी जानिब जो है वो अगर आप ये कहें कि जी अमेरिकन का, सॉरी आपका एक सवाल था बड़ा इंपॉर्टेंट, वो मेरे जहन से निकल गया जो अभी आखिरी आपने बात कही। मुज्तबा खामनेई साहब के बारे में मैं पूछ रहा हूं कि ये सवाल बड़ा पूछा जा रहा है कि वो कहां हैं। जी, मुज्तबा खामेनेई देखें, अगर वो इतनी उनकी लीडरशिप शहीद हुई है, उन्होंने किसी को छुपाया, किसी को नहीं छुपाया। अगर मुज्तबा खामेनेई शहीद हो चुके होते तो अभी उनके वालिद के साथ उनका जनाजा हो चुका होता। मुज्तबा खामेनेई मेरी इतलात के मुताबिक जख्मी जरूर हैं, लेकिन वो काफी हद तक बेहतर हो चुके हैं, लेकिन स्टिल सिक्योरिटी रीजंस भी हैं। और क्योंकि मुज्तबा खामेनेई के बाद कोई आयतुल्लाह के लेवल के ऊपर यानी कि जो सुप्रीम लीडर के लेवल पे आने के लिए अभी कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है, इसलिए ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस एंड ड्यू टू हेल्थ इश्यूज उनको थोड़ा सा अभी लाइमलाइट से दूर रखा गया है। गुल साहब, ये तो एक बड़ी इत्मीनान की बात है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान, आपने हमें एनलाइटन किया। दोनों हजरात ने एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके तो एक स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे यूरोप और पूरी दुनिया डिस्टेंस कर रही है और इकनॉमिकली अमेरिका आइसोलेशन में जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का इदारती सफ़ा कह रहा है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें बड़ी दिलचस्प फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से सेल्फ डिफीटिंग है और ख़ुद की तबाही को प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बहुत सी खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी, ये उनके करीबी साथी की जो एक सज़ा हुई है वो कौन है, उनकी क्या यानी इल्ज़ामात उन पर क्या थे और वो साबित जो हैं। और एक हम यूरोप के हवाले से एक खबर जो ख़ुद मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात की थी कि यूरोप में एक खबर छपी है और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है कि किस तरीके से आइसोलेशन शुरू हो चुकी है अमेरिका की। एक तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि अमेरिकी अवाम को जो नुकसान हुआ है ट्रंप की पॉलिसियों और पेट्रोल की कीमतों की वजह से वो 132 बिलियन डॉलर का है, जो कि वहाँ के गरीब अवाम ने पे किया। इसके साथ साथ और भी बहुत सी खबरें आई हैं, वो ये कि यूरोप जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है और जो सौदे डिफेंस के वो कर रहा था अमेरिका से, उनको कैंसिल कर दिया उसने और अपना बजट 14% यूरोप ने बढ़ा दिया। इसके साथ साथ कनाडा उसके साथ शामिल हो गया। कनाडा ने 50,000 यूनिट्स मंगवाए हैं इस वक्त, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं और बिल्कुल उसका एक बड़ा अरेंजमेंट था गाड़ियों के हवाले से अमेरिका के साथ, जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता रोल बैक कर रहा है। उसके साथ उसने 150 अरब डॉलर का जो है वो इन्वेस्टमेंट वो करेगा अब यूरोप के साथ डिफेंस के सिलसिले में। मगर इसके साथ एक और खबर भी आपको बताएं और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इस साल पिछले साल की निस्बत 4 मिलियन 40 लाख कम सयाह गए हैं अमेरिका में, जो तकरीबन 8 अरब डॉलर का उनकी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि वहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट थे उनकी तादाद कम होनी शुरू हो गई। तकरीबन 17% कम दाखिले और एडमिशन हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, जिसकी कास्ट तकरीबन बनती है $1 बिलियन। तो ये और इसके साथ साथ जो मुल्क यूरोप तो अलग हो रहा है, यूरोप ने जो सबसे ख़तरनाक बात की है जिसे वो डी रिस्किंग कह रहे हैं, वो ये है कि जनाब हम यूरोप अमेरिका के लिए यूरोप की मंडी बंद कर देंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये ट्रेड वार होगी और ये एक बदमस्त हाथी की तरह जो अभी आते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो नौ वो उसके लिए डी रिस्किंग की एक पॉलिसी बना ली है उन्होंने। इसमें एक और जो सबसे करीबी मुल्क था इंडिया में भी जो है वो इंडिया मिडिल ईस्ट की तरफ देख रहा है मंडियों के लिए और यूरोप की तरफ देख रहा है। और सेकेंडली वो उसको इनवाइट भी किया गया था जो G7 की अभी मीटिंग हुई थी, और उसके साथ साथ अब इंडिया चाइना के करीब जाने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम जो एक तब्दीलियां आ रही हैं वो आपके सामने है कि किस तरीके से ट्रंप साहब ना सिर्फ आलमी दुनिया पर ही इज़ प्रिजाइडिंग ओवर अ डिज़ास्टर फॉर मैनी कंट्रीज़, अगर ये जंग जारी रहती है और पेट्रोल की कीमतों में इसी तरह इजाफा होता है, बल्कि अपने मुल्क के लिए भी बड़े सेल्फ डिफीटिंग है। तो मेरे ख्याल में ये सोचने का मौका होगा मियाँ साहब उनके लिए। अब आ जाते हैं, ये तो हमने जल्दी में आपको बताई बात कि एक जंग तो ऊपर उसने बपा कर रखी है और एक जंग अमेरिका के खिलाफ तकरीबन उसके तमाम अलाइज शुरू कर चुके हैं। तो इर्रेस्पॉन्सिबल पॉलिसीज़ जो हैं ट्रंप साहब की। अब आते हैं मियाँ साहब आपकी तरफ। एक तो पहले तो ये बताएं मौलाना फजल रहमान साहब के करीबी साथी और ये या कुछ और स्टोरीज हैं, आप चाइना के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे हैं, फिर इस स्टोरी पे आते हैं। काई साहब, जो अभी बात आप कर रहे थे यूरोप के हवाले से कि यूरोप जो है वो अमेरिका से दूर हो रहा है, और यूरोप मैं देख रहा हूँ कि यूरोप खुद भी तकसीम हो रहा है, क्योंकि एक जानिब जो है वो बरतानिया है और बरतानिया की और ख्यालात हैं, यूरोपीय ममालिक के और ख्यालात हैं, और यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जो नेटो है वो भी तकसीम हो चुकी है। जो ईरान में जंग लगी है कायद साहब, वो जो दोबारा अमेरिका ने हमले करने शुरू किए हैं, ये मेरे नज़दीक जो मेरी मालूमात हैं बहुत ही गलत उनको मालूमात मिली थी पहले, और उनकी गलत मालूमात जो पहले भी 28 फरवरी को मिली हैं और उन्होंने AI की मदद से जो हमले किए वो भी नाकाम गए, और अभी दोबारा जो है वो उनको गलत मालूमात पर जो है हमले करने शुरू कर दिए। यहाँ ईरान ने सरप्राइज़ जो रखा है, ईरान के पास जो सरप्राइज़ है वो वाक़तन सरप्राइजेज़ वहाँ मौजूद हैं। सर आपको याद होगा 28 फरवरी से पहले वहाँ पर बहुत से ट्रांसपोर्ट तैयारे उतरे थे। एक दफ़ा वहाँ पर 60 तैयारे उतरे, एक दफ़ा वहाँ पर 16 तैयारे उतरे। उन 16 और 17 जो 60 तैयारे थे उनमें क्या था, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी थी जो कि 40 दिन की जंग में नज़र आई, जिसमें F-35 जो है वो भी गिरा, F-15 भी गिरा, F-18 भी गिरा, उनके HQ-9 ड्रोन्स भी गिरे, उनके दीगर जो है वो एंटीसेप्टर जो है वो सारे तबाह हुए। वो कैसे तबाह हुए, वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वो टेक्नोलॉजी कहीं से तो आई थी और वो टेक्नोलॉजी अब भी आ रही है, उसका सिलसिला जो है वो जारी है। अब रूस की जानिब से जो त्यारा वहाँ से उड़ा है डूम्सडे, उसमें क्या था, उसमें क्या है
क्या वो त्यारा जो है वो इतला वाशिंगटन नहीं पहुंची, क्या पेंटागन नहीं पहुंची? और पेंटागन की तरफ से बाकायदा तौर पर फिर ट्रंप को बताया गया कि ये इनको लाइट मत लें, अगर वहां पर हमारी फौज फंस गई तो वो सिर्फ फंसेगी नहीं बल्कि फौज का कोई भी सिपाही जो है वो जिंदा वापस नहीं आएगा। अगर हमारे जहाज वहां फंस गए तो जहाज पहले 11 या 42 का बताए जा रहे हैं, अब उससे ज्यादा गिर जाएंगे। इसलिए वहां पर जो है बाकायदा तौर पर ये एक राय पाई जा रही है पेंटागन के अंदर, और ट्रंप को बार बार ये ब्रीफिंग दी जा रही है कि वो ईरान के मामले से पीछे हट जाएं और वो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त जो है उस पर अमल दरामद शुरू कर दें, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक हो गया। देखें, जो बड़े दौरे जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इसमें फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो आज तुर्की के दौरे पर हैं, उनका फकीदुल मिसाल जो है वहाँ पर इस्तकबाल भी किया गया। वहाँ पर जो दिफाई शराकतदारी है उस पर बात हुई है। उनकी जो तुर्की के सदर हैं तैयब उर्दवान, उनसे भी मुलाकात हुई, वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई, उनके जो मुसल्लह फ़ौज के सरबराह हैं उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कमाल अतातुर्क के जो मिज़ार है उस पर जो है वो बाकायदा हाज़िरी दी, वहाँ पर फूल चढ़ाए, और उसके बाद जो मुलाकातें हुई हैं उसमें दिफाई शराकतदारी के अल्फाज आते हैं। ये बड़ा अहम दौरा है, और इन दिनों जबकि इजराइल और जो है वो इस खित्ते में आग लगाने के चक्रों में है, अब अमेरिका को गलत मालूमात देकर वहाँ पर जो है बाकायदा हमले करवाए जा रहे हैं, और पूरी खलीज जो है वो आपस में दस्तो गिरबां हुई है। तो इस वक्त ये दौरा बड़ा अहम है। चंद दिन बाद एक बहुत बड़े जो है वो 4 वज़राए खारजा जो हैं वो भी मिल रहे हैं। एक बड़ी शख्सियत पाकिस्तान से जो है वो अमेरिका के दौरे पर भी है, और ये भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि वो ममदानी साहब जो हैं उनको मिलना चाह रहे थे, उनको मिलने नहीं दिया गया। आज उनकी बड़ी जो है वो मुलाकात भी हुई। तो ये इस तरह की ये सारी मालूमात जो हैं वो उनसे क्यों मिलना चाह रहे थे। आज जो आकाश पटेल से मुलाकात हुई है, वहाँ पर इंडिया के अंदर जो रोला पड़ा हुआ है, वह वेला मचा हुआ है कि जो अजीत डोवल उनको नहीं मिल सके, और मोहसिन नकवी साहब ने उनके साथ जाकर मुलाकात कर ली है। और ये तमाम मामला देखें तो पाकिस्तान एक जानिब जो है वो सालसी के लिए मुतहरक है, दूसरी जानिब पाकिस्तान को सफारती कामयाबियां भी हो रही हैं, तीसरी जानिब पाकिस्तान को दिफाई कामयाबियां भी हो रही हैं, और साथ अगर ईरान को शामिल किया जाए तो ईरान जो है वो इस वक्त बर्तरी के अभी भी उसमें है पोजीशन। अच्छा चले, ये अब वक्त कम है मियां साहब, अमेरिका की जानिब से हमले हो रहे हैं, और इसके जो दफाई हमले हो रहे हैं कायद साहब, आप देखें बहरीन के ऊपर उन्होंने हमला किया, उन्होंने 5th फ्लीट मियां साहब मैंने ना एक दीगर इंस्टॉलेशन पर हमला किया, और बाकायदा उन पर जो है वो ताबड़तोड़। चले, मेरे पास वक्त कम है, ममालिक हैं उनको अरब ममालिक को भी होश के नाखल लेने मैं आपसे एक खबर लेने से पहले, मेरी आवाज आ रही है मियां साहब को? मियां साहब मैं एक आपसे खबर लेना चाहता हूँ मौलाना, मगर इस खबर से पहले मैं एक खबर और देना चाहता हूँ। मैं आपकी तवज्जो एक इश्तिहार की दिलवाना चाहता हूँ जिसमें आज अपील की है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कि जी ये ईरान का तेल स्मगल ना करें। तो मेरे ख्याल में हुब्बुल वतनी से तमाम स्मगलर्स के दिल भर चुके होंगे, और आज सब ने जो है वो ये कर दिया होगा। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर एट आर हेम ऑफ अफेयर्स कि यार ये इन लोगों से, जराइम पेशा लोगों से हमने इश्तिहारें और अपीलें करनी है, फिर कब्जा गुरकों भी कह दें, उनको भी अपील कर लें, ये जो चीनी के ब्लैकी हैं उनको भी अपीलें कर लें, वैसे और कर भी क्या रहे हैं हम। मगर आई डोंट नो इन्हें ऐसे मशवरे कौन देता है ये कि जनाब आप खुदा के लिए ये बंद कर दें आज जराइम पेशा लोगों को, क्योंकि आप 300 अरब रुपए, तो अब सुने, अब मैं आगे आता हूँ। वो चोरी होता है। नहीं सर, चोरी तो होता है, चोरी तो होता है, तो क्या हुकूमत अपील करेगी यार इनसे, और इनको पकड़ के इनके सर उतारे? ये देखे ना, ये क्या है, या इस्तीफा दे दें। अच्छा या इस्तीफा दे दें और हमारे पैसों से अरबों के इश्तिहार दे के आप ये बता रहे हैं कि आप कितने नाकाम हैं। अब आइए जरा, ये क्या है? मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी ये कौन थे, इनकी क्या यानी है हैसियत पार्टी में, और इन पर क्या इल्ज़ामात थे जो अभी तक अदालत में इस हद तक साबित हो चुके हैं? मियां साहब कायद साहब, 22 फरवरी 2022 की बात है। माजिद सत्ती एक कारकुन था, समाजी कारकुन था और पीटीआई का कारकुन था, और समाजी कारकुन वो बहुत समाजी का जो सरगर्मियाँ उसमें हिस्सा लेता था। वो एक प्लाट का रोला था, प्लाट पर कब्जा कर रहे थे, फर्रुख खोखर की जानिब से कब्जा हो रहा था, वो रोक रहा था, जिस पर उनको 6th रोड पर जो है वो गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। एक मोटरसाइकिल सवार आए और वो कत्ल हो गए, और थाना सादकाबाद में उनकी FIR जो है वो कटी, और उसके बाद ये मुकदमा चलता रहा। और आज फर्रुख खोखर, वल्द ताजी खोखर, जो कि कब्ज़ा माफिया के हवाले से बहुत मशहूर हैं, और रावलपिंडी में जितने भी कब्ज़े और हुए हैं और महरिया टाउन के लिए जितने कब्ज़े किए गए हैं, ये कहा जाता है कि वो ताजी खोखर ने ही कराए थे।
उनको जो है वो आज उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। एडिशनल सेशन जज हैं मोहतरमा अफशा एजाज साफ़ी, उन्होंने ये फैसला सुनाया है और उनको बाकायदा वहाँ पर कमरा अदालत में भी हथकड़ियाँ लग गई और वहीं से ही उनको बख्शी खाने ले जाया गया और वहाँ से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। फ़ारूक खोखर जो हैं कायद साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने कुछ अरसा पहले JUI फे ज्वाइन किया और वहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। मौलाना फजलुर रहमान वहाँ पर गए, वो 2-3 दफ़ा बाद में भी गए और वो बाकायदा तौर पर वहाँ पर उनको इन्होंने वहाँ शमूलियत उन्होंने इख्तियार की और उन्होंने कहा कि मौलाना आप दम दरूद वाले हैं, हम बम बरूद वाले हैं। ये बाकायदा तौर पर एक उनका बयान जो है वो उस पर रिकॉर्ड पर है। तो वाक़तन वो बम बरूद वाले थे। फ़ारूक खोखर साहब जो हैं वो कब्ज़ा माफिया के हवाले से और कत्लो गारत के हवाले से, गुंडागर्दी के हवाले से, बत्ता लेने के हवाले से बड़े मशहूर थे और उनको बाकायदा आज सज़ा हो गई है। और इसमें भी कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के वो राइट हैंड बन चुके थे और उनके फाइनेंशियल मामलात भी देखते थे और जिसको ATM भी गैर मारूफ तरीके से कहा जाता है, अल मारूफ यानी कि जिसको आप कहें कि उर्फ में। तो ये मामले हैं, आज उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। कायद साहब, ताजी खोखर साहब का भी नाम क्यों आ रहा है? उनके ये साहबजादे हैं ये उनके? देखें कायद साहब, ताजी खोखर जो थे ये खोखर ख़ानदान है जो इसमें ताजी खोखर साहब जो हैं उनका डेरा है बहुत बड़ा। अगर आप ओल्ड एयरपोर्ट की तरफ जाएं जो कि नूर खान एयरबेस जिसको कहते हैं, वहाँ इनका बहुत बड़ा डेरा है और वो कई एकड़्स में है और वो एक किला नुमा डेरा है। वहाँ पर वो रहते थे और मलक रियाज साहब के लिए वो ज़मीनों पर कब्जा करते थे। ये कहा जाता है कि पहले उनका स्क्वाड चलता था और वो ज़मीनों पर कब्जा करता था और फिर उसके बाद बहरिया टाउन का वहाँ पर जो है वो सारा स्टाफ आ जाता था, वहाँ पर जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाती थी। बहुत से मुतासरीन इस हवाले से सामने भी आए, कई सैकड़ों FIR जो हैं वो भी कटी लेकिन कुछ ना हुआ। बहुत से मुतासरीन आज भी मुतासरीन हैं, आज भी अपने चले हैं ये एक इल्ज़ामात हैं खा रहे हैं। मियाँ साहब, ये तो चलो साहब ये तो कॉन्विक्ट हो गए ना, कॉन्विक्ट हो गए, लेकिन वो बाकी तो इल्ज़ामात ही हैं और वो अब मलक रियाज साहब आएंगे, उन पे केसेस होंगे तो पता चलेगा। बेशुमार वैसे मैं ज़ाती तौर पर भी मिला हूँ। इल्ज़ामात नहीं है कायद साहब, इल्ज़ामात नहीं है, बाकायदा ये साबित शुदा चीज़ें हैं, इन पर जो है वो मुकदमा दर्ज हैं उनके खिलाफ। आपको याद होगा चौधरी निसार अली खान ने एक पर्चा दर्ज कराया था कत्ल का और वो कत्ल का पर्चा जो है वो बहुत आगे तक गया था और फिर ताजी खोखर साहब जो है वो जेल में भी रहे थे और शायद जेल में ही उनकी जो है वो डेथ भी हुई थी। चलें, वो बाकायदा तौर पर ये इल्ज़ामात साबित शुदा हैं, उन पर मुकदमात हैं, उन पर मुकदमात थे, वो तो चले गए दुनिया से। अब फ़ारूक खोखर साहब जो हैं इन पर ये कत्ल का मुकदमा साबित हो गया, आज वो मुजरम है और उनका जो काफिला है ना वो इस तरह चलता है कायद साहब जिस तरह हमारे वजीर आजम का काफिला जो है वो चलता है। वहाँ रूट लगता है बाकायदा, जब वो अपने किले से निकलते हैं तो वहाँ रूट लगता है। मशहूर ज़माना एक बहुत बड़ा किस्सा है। चले ये ठीक है मियां साहब, मुझे अब क्लोज करना है। हुआ था इस्लामाबाद के अंदर कि उनका रूट लगा, वहाँ एक बहुत बड़े अफसर जो है। अच्छा, एक मुझे आखिर में बता दें बात करके ताकि मैं ये प्रोग्राम क्लोज कर दूं। एक बिलेटेड रिएक्शन आया है गवर्नमेंट का, मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है इसके हवाले से। हमारे जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया है, ख़ास तौर पर हमारे फुट सोल्जर्स जो जाने दे रहे हैं उस ज़िमन में भी उन्होंने कुछ बात की। तो इतना बिलेटेड क्यों आया गवर्नमेंट की तरफ से? फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं, वरना तो ज़रा सी बात होती है तो फ़ौरन हमारे वज़ीर इत्तलात तशरीफ़ ले आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कायद साहब जो बयान है वो इंतहाई अफसोसनाक है। चले मैं ये अफसोसनाक है और मैं इस पे कुछ खबरें हम कल देंगे। अलीम खान साहब का भी एक रोल मुतहरक है, पंजाब के हवाले से भी क्या मुतहरक हो रहे हैं, उधर कश्मीर और उधर सुन ही रहे हैं हम जो गिलगित बल्तिस्तान के ज़मन में। तो ये अंदरूनी सियासत में भी एक हलचल, एक फर्मेंटेशन में नज़र आती है। ज़ाहिर है ये कुछ ना कुछ तो सामने आएगा जिस अंदाज में मामला चल रहे हैं। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।